हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक और आज की डेट है 24 सितंबर और कल की डेट थी 23 सितंबर। आपसे दो सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल था, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुई है और किस मिनिस्ट्री, किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है? बाय विच मिनिस्ट्री इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और इन विच सिटी? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी जल शक्ति मंत्रालय का अधीन एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जो कि आता है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। उसके द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन वॉश। वॉश का मतलब क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी जल, स्वच्छता एवं इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई है। कब से कब हुई है? तो देखिए, आपको पता है अभी क्या हुआ था, नेशनल वाटर वीक क्या हुआ था हमारा, इंडिया वाटर वीक 8वां, नई दिल्ली के अंदर। और इसी के साइड बाय साइड क्या हुआ था, एक तो हुआ था हमारे वर्ल्ड फूड रेगुलेटर समिट, जिसमें कि FSSAI, फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक MOU साइन किया गया था। वहीं उसके साथ में हुई है 2 दिन कॉन्फ्रेंस, 3 दिन कॉन्फ्रेंस हुई है 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, देखिए इसकी थीम थी सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है उसको दूर करना और पानी की सप्लाई यानी जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना, उसे सतत बनाए रखना, मतलब टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ड्रिंकिंग, टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस रूरल वाटर सप्लाई फॉर दी सिटीजंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, किसी देश के द्वारा कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लाया गया है उसको भी डिस्कस किया जाता है। राइट, तो ये सारी बात हुई यहाँ पर। और SDG 6 हमारा क्या है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि पेरिस समिट COP21 के अंदर अडॉप्ट किए गए थे 21 के अंदर। और इसी के तहत हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य है नंबर 6, जिसका उद्देश्य क्या है, हमें करना है वाटर की सप्लाई के बारे में। ठीक है, जल के संबंध में SDG हमारा 6 करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है स्कॉटलैंड का ग्लासगो है। कौन सा है? स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर। इस ग्लासगो शहर के अंदर 2026 का आयोजन होने वाला है। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, बट अभी डिसाइड हुआ है कि फंड के चलते ये होगा ग्लासगो के अंदर। और इसमें नॉर्मली क्या होता है, 22 स्पोर्ट के आसपास, 20 से 22 स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, इवेंट होते हैं, इवेंट स्पोर्ट्स इंक्लूड होते हैं। बट इस बार क्या होगा, इनका ऐसा मानना है कि लगभग 10 खेलों का ही इसके अंदर समावेश किया जाएगा। और मेजरली क्या होगा, देखिए 2021 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स की फेडरेशन है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, इसके द्वारा 2021 में कहा गया कि एथलेटिक्स जो होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स और स्विमिंग, इनको तो कंपलसरी हम हर कॉमनवेल्थ गेम के एडिशन में इंक्लूड करने वाले हैं। बट मेजर चैलेंज क्या आ रहा है, देखिए 2026 के अंदर होने वाले हैं अगस्त के अंदर ही अलग अलग चैंपियनशिप, जैसे फुटबॉल लीग भी होने वाली है, इवन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाले हैं। और देखिए दूसरा है कि एक आपके लिए फैक्ट काम का है कि 2022 का बर्मिंघम गेम हुआ था यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बर्मिंघम में, और वहां पर 2 नए खेल जोड़े गए थे। पहला था क्रिकेट, आप सभी जानते हैं क्रिकेट। दूसरा है बीच वॉलीबॉल। 2 खेल जोड़े गए थे इन दी 2022 एडिशन ऑफ बर्मिंघम। और कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है इन दी ईयर 1930। और इसमें कौन से देश भाग लेते हैं? वो देश भाग लेते हैं जो कभी किसी न किसी समय पर ब्रिटेन के आधिपत्य में रहे, ब्रिटेन की कॉलोनी रहे, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इस प्रकार के देश, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, जो कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर या ब्रिटेन के अंडर जो है कहीं ना कहीं रूल किया हो। देखिए हमारी क्लास जो है स्पेसिफिकली SSC मेंस के लिए डिजाइन की गई है। तो जो विद्यार्थी इस क्लास को देखते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। और जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी एडवांटेज होगा और हम भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमारी काफी मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह का अच्छा कंटेंट बनाने में। तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम भी बूस्ट हो पाए और आपके लिए अच्छा कंटेंट फर्दर एड ऑन करते रहें। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए पहला आज का है, द सिक्स्थ क्वाड लीडर समिट रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी? आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में US की यात्रा पर गए हैं। तो क्वेश्चन वहीं से बनता है कि आपके लिए सिटी जो है इंपॉर्टेंट होती है। स्टेट तो डेलावेयर स्टेट था, और सिटी है वहां पर विल्मिंगटन। क्या है? विल्मिंगटन, यहीं पर रहते हैं वर्तमान में US के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, वही रहते हैं। और विल्मिंगटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। कौन सा डिक्लेरेशन? विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, यानी विल्मिंगटन घोषणा पत्र भी हस्ताक्षरित किया गया है। क्लियर? हम जानते हैं कि जो क्वाड लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, उसमें कुल 4 प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि जापान के
जापान के हैं फुमिया किशिदो, ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी एल्बानीज, भारत के प्रधानमंत्री, और अमेरिका के हैं जो बाइडेन। इनके द्वारा चारों का द्वारा मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया गया। और ध्यान रखिएगा, और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई इस मीटिंग के, वो है क्वाड कैंसर मून शूट। एक प्रकार का इनिशिएटिव है, एक पार्टनरशिप समझौता है, जिसके अंदर क्या है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए इसके बाद डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा, हिंद प्रशांत क्षेत्र, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। और उस क्षेत्र के अंदर महिलाओं की डेथ होती है कैंसर से, उसमें तीसरा लीडिंग कॉज है, तीसरा सबसे बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल कैंसर। इसको डील करना, इसको कॉम्बेट करने के लिए हम ग्राउंड पर काम करने वाले हैं। और इसी में अडॉप्ट किया गया है इस मीटिंग के अंदर ही वेलमिंगटन डिक्लेरेशन है, वेलमिंगटन घोषणा पत्र, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो क्वाड है हमारा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसकी स्थापना 2017 में होती है। और ध्यान रखिएगा, इसकी पहली मीटिंग हुई थी 2021 में, वर्चुअली होती है, उसके बाद यूएस के अंदर पहली मीटिंग होती है। और 2020 के अंदर हम जानते हैं कि मालाबार जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ दिया गया था। ये कुछ फैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसके बारे में जो स्टैटिक पार्ट उस पर नहीं जाते हैं, वी विल फोकस ऑन दी करंट अफेयर। तो ध्यान रखिएगा, इस बार की जो क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई है वो हुई यूएस के अंदर, और अगली बार कहाँ होगी, भारत के अंदर होगी। कहां पर होगी, 2025 में भारत में होने वाली। और 2025 में जो क्वाड कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स यानी विदेश मंत्री हैं, उनकी मीटिंग अभी यूएस के अंदर होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग कहां पर हुई है, यूएस के अंदर। लेकिन क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री है उनकी मीटिंग होने वाली इन दी नेक्स्ट ईयर इन यूएस। और 2025 में होगी क्वाड लीडर्स के समिट भारत के अंदर। यही सारी बात है। इंडिया ने क्या किया है, देखिए $10 मिलियन का एक कमिटमेंट किया है, जिसका टारगेट है कि जो हमारा डब्ल्यूएचओ का एक गोल है, डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। डब्ल्यूएचओ चाहता है कि हमारे पास वैश्विक स्तर पर क्या हो, हमारे पास एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके माध्यम जो सभी डिजीज को डील कर सके। तो उसके लिए भारत ने $10 मिलियन की कमिटमेंट दी है। इसके लिए फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार की सहायता दी जाएगी, टेक्निकल है, मैनेजरल स्किल्स है, वो इसमें दी जाएगी। अब क्वाड का प्लान क्या है, देखिए क्वाड चाहता है, हम चाहते हैं क्वाड कंट्रीज क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च करें। और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका नाम देखिए आप, क्वाड एट सी शिप। सी कहां पर, समुद्र की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, जो हमारी समुद्री सुरक्षा है उसको और सुदृढ़ करने के लिए, टू एनहांस द मैरीटाइम सिक्योरिटी, द क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2025। सेकंड है मैत्री। मैत्री देखिए क्या है, मैत्री है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। अब ये क्यों हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो वाटर यानी हमारे जो समुद्री सुरक्षा है उसको इंश्योर कर पाए, जो हमारे पास यूएन क्लॉज के लॉज है या हमारे कस्टम लॉज है उनको एफिशिएंटली हम क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए, जो हमारे नियम और कानून है। और टू डिटर अनलॉफुल बिहेवियर, यानी कोई भी, मान लीजिए आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर क्या होता है, सी पायरेसी होती है, ओशन पायरेसी होती है, मरीन पायरेसी होती है ना, उसको रोकने के प्रयास किससे होंगे, इससे मैत्री से होंगे। इसमें क्या होगा कि जितनी भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनको स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, ठीक है। और इसकी मैत्री की पहली वर्कशॉप, पहली कार्यशाला कब होगी, 2025 में, और वो होने वाली है भारत के अंदर। तो ध्यान रखिए, क्वाड जो ग्रुप है उसके लीडर्स की समिट भी कहाँ होगी, भारत के अंदर। मैत्री का भी पहला आयोजन कहाँ होगा, 2025 में भारत में। अच्छा, एक हमने इसमें बात की है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। हम चाहते हैं कि हमारी एयरलिफ्ट कैपेसिटी को हम इंक्रीज करें, ठीक है, उसके लिए बनाया जा रहा है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, ठीक है। लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, माल ढुलाई, तो जो भी हमारा कार्गो शिपमेंट होता है उसके संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट है क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, ये भी लॉन्च किया गया है कि पोर्ट से संबंधित जो हमारा पोर्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बंदरगाह से संबंधित जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसका विकास करें, उस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट करें, ठीक है। एक भारत ने क्या किया, स्पेस बेस्ड पोर्टल लॉन्च किया है, स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द कंट्री ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस आप सभी जानते हैं जहां से एफडीआई भारत में काफी बड़ी मात्रा में आता है, जो जिसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मॉरिशस ऐसा कंट्री जो कि वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ एफडीआई थ्रू दी ऑटोमेटिक रूट। तो हम चाहते हैं कि जो मॉरिशस है वहां पर वेदर इवेंट्स यानी जो मौसमी परिघटनाएं हैं उनका आकलन करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से डील करने के लिए उनके पास वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हो थ्रू दी स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल विच विल बी डेवलप्ड बाय दी कंट्री इंडिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामकी प्राधिकरण के द्वारा एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, किस देश के साथ, आपको बताना है किस
देश के मंत्रालय के साथ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जो FSSAI है इसने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है। और FSSAI की स्थापना कब हुई है? इन द ईयर 2006। ये हम पढ़ चुके हैं कई बार। 2006 का अधिनियम है, उसकी स्थापना होती है। तो बेसिक काम क्या है? जो फूड रेगुलेटरी बॉडीज हैं, फूड रेगुलेटरी बॉडी है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी FBO है, यानी खाद्य उत्पादक जो इकाइयां हैं उनके लिए अलग अलग नियम बनाना, और जो भी कोई अपना इस प्रकार का प्रोपराइटरी बिजनेस ओपन करना चाहता है उसको सर्टिफिकेट कहाँ से लेना पड़ेगा? FSSAI से। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो हमने किया ये ब्राजील के साथ। किसके साथ? ऐसा देश ब्राजील है जिसके साथ हमने FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी। हम चाहते हैं कि ब्राजील के अंदर भी जो भारतीय मानक है वो वहां पर स्टैब्लिश हो, इसलिए हमने एग्रीमेंट किया। और सेम एग्रीमेंट हमने किया है कहां पर? किसके साथ? ये हमने किया है भूटान के साथ। हम चाहते हैं कि भूटान के साथ भी जो फूड सेफ्टी को इंश्योर करें, इसके बारे में मीटिंग हमने ऑलरेडी कर ली, बायलैटरल मीटिंग कर ली है ड्यूरिंग दी ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, यानी अभी सभी जानते हैं वैश्विक खाद्य नियामकीय का सम्मेलन हुआ था, जिसमें जिस प्रकार से भारत की संस्था कौन सी? FSSAI। इसी प्रकार से अलग अलग देशों की जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसका रिजल्ट निकलता है कि भारत ने ब्राजील के साथ भी एक MOU साइन कर लिया है। और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ऑफ दी ब्राजील। अब दो फैक्ट आपके लिए काम के हैं। पहला तो है कि वर्तमान में कि FSSAI की चेयरपर्सन कौन है? तो ध्यान रखिएगा श्री अपूर्व चंद्र IAS ऑफिसर है, ये इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अधिकारी कौन है? तो वो अधिकारी है के कमल वर्धन राव, के वर्धन राव। ये हमारे वर्तमान में कौन है? CEO ऑफ दी FSSAI। अच्छा, अब हमने बात की थी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो चार ध्यान रखिएगा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, चार जगहों पर इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। किसके? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मींस हु हैज वॉन दी मिस इंडिया यूनिवर्स टाइटल 2024। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है ध्रुवी पटेल, सेकंड है छवि वर्ग, तीसरा है प्रांजल दहिया और फोर्थ है रिया सिंघा। तो रिया सिंघा गुजरात की है, 19 ईयर ओल्ड गर्ल है जिन्हें की इस वर्ष का मिस यूनिवर्स इंडिया खिताब जीता। और ये कहाँ हुआ है? इसका फाइनल हुआ था राजस्थान के जयपुर में। और इन्हें जो ताज पहनाया गया है वो किसने पहनाया है? वो पहनाया है उर्वशी रौतेला ने, जो कि पहले इसकी विनर रह चुकी है। क्लियर? तो इन्हें मिला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल मिला है। अब ये क्या होगा कि मैक्सिको के अंदर होने वाली मिस यूनिवर्स 2024 ब्यूटी पेजेंट, उसके अंदर ये भाग लेगी, भारत को वहां पर रिप्रेजेंट करने वाली है। अच्छा, एक ये वायुसेना का आ रहा है कि वायुसेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? मतलब हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। भारतीय सेना के प्रमुख किसे बनाए गए हैं? देखिए, एक आर्मी की बात चल रही थी, ध्यान रखिएगा, ईगल है, एक गिद्ध है जो कि भारतीय सेना इस्तेमाल करती है और फॉर दी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी के लिए। इसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है? ये है अर्जुन। ये न्यूज में क्यों है? आप सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहे हैं कहां पर? तरंग शक्ति के तहत राजस्थान के अंदर, वहीं पर ये न्यूज में रहा है ईगल अर्जुन। ठीक है ना? ये हमारे लिए आर्मी को काफी हेल्प करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला विवेक राम चौधरी, दूसरा अमरप्रीत सिंह, तीसरा दिनेश के त्रिपाठी, फोर्थ है उपेंद्र द्विवेदी। देखिए, उपेंद्र द्विवेदी है ना, ये हमने काफी बार पढ़ा इनके बारे में। ये हमारे कौन है? इज दी आर्मी जनरल, आर्मी चीफ हमारे कौन है? मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी जी। दिनेश के त्रिपाठी कौन है? तो ये देखिए नेवी के चीफ, नेवी चीफ कौन है हमारे? नौसेना प्रमुख कौन है? तो ये है हमारे दिनेश के त्रिपाठी। अब दो नाम बचते हैं आपके सामने। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे कि वर्तमान में एयरफोर्स की कौन चीफ है? तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है श्री विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। वर्तमान में जो अब जो नए अपॉइंट होने वाले हैं 30 सितंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे, वो है अमरप्रीत सिंह। तो चार आपके लिए तीन क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर होते हैं। पहला है आर्मी चीफ कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। और नेवी के चीफ कौन है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और एयरफोर्स से कौन होने? एयरफोर्स से कौन होंगे? अमरप्रीत सिंह होंगे। वर्तमान में हमारे हैं विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। क्लियर? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है, इन्हें मिला है अति विशिष्ट सेवा मेडल 2019 के अंदर। कब मिला है? 2019 का मिला है अति विशिष्ट सेवा मेडल। देखिए, सेवा मेडल होते हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरी होते हैं। सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और एक होता है परम विशिष्ट सेवा मेडल। जो हमारे वर्तमान में है विवेक राम चौधरी जी, इन्हें क्या मिला हुआ है? इन्हें मिला हुआ है
परम विशिष्ट सेवा मेडल, और जो अभी नए होने वाले हैं मिस्टर अमरप्रीत सिंह जी, इन्हें मिला है अति विशिष्ट सेवा मेडल 2019 के अंदर बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे डेप्यूटी या वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी वायुसेना के उप प्रमुख है वर्तमान में अमरप्रीत सिंह जी, और अब भी बनाए गए हैं, 30 सितंबर से बनेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख। इतनी सारी काम की बात, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ी हम बात करते हैं यहाँ से इंडियन एयरफोर्स के बारे में कि भारतीय वायुसेना गठन कब हुआ था। देखिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले 1932 में, टू बी स्पेसिफिक 8 अक्टूबर 1932 को भारत की वायुसेना का गठन हुआ था एज दी ऑक्सिलरी आर्म ऑफ रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो शाही वायुसेना है उसकी सहायक शाखा के रूप में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। इसका थीम क्या है, इसका मोटो क्या, ध्येय वाक्य हमारा है नभः स्पर्शम स्पर्शम दीप्तम, यानी इसका आशय है टू टच द स्काई विथ ग्लोरी, यानी आकाश को गर्व के साथ, सम्मान के साथ छूना। ठीक है, ये है इसका नभः स्पर्शम दीप्तम। और ये कहां से लिया गया है? भगवत गीता से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है भगवत गीता से। देखिए, आप ध्यान रखिएगा एक बात, जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, या हमारे अलग अलग मेजर संस्थान है, या भारतीय वायुसेना, नौसेना, और जो हमारी भारतीय सेना है, नौसेना, जल सेना और वायुसेना, इनके बारे में जो भी स्लोगन, जो मोटो है इनका, किसी मंत्रालय का, किसी विभाग का अगर मोटो दिया गया है तो उस मोटो के बारे में जरूर पढ़िए आप। सत्यमेव जयते है, वो कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार से आपसे किसी भी बारे में, किसी भी सोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि इस संस्था का, मतलब मान लीजिए XYZ इंस्टीट्यूट है, उसका ध्येय वाक्य किस जगह से लिया गया है, तो ये इसके बारे में आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। ये इस प्रकार लोगो भारतीय वायुसेना का, जहाँ पर लिखा है अशोक स्तंभ है, पर लिखा है सत्यमेव जयते, और यहाँ लिखा है इसका ध्येय वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम, यहाँ लिखा है वायुसेना। ये ईगल बना हुआ है हमारे, और ईगल हम पढ़ चुके हैं, ईगल एक अर्जुन भी है। अब हम बात करें कि इसमें भारतीय वायुसेना है, क्या इसके अलग अलग कमान है? अलग अलग कमान है, बिल्कुल 7 अलग अलग कमान है, जिसका क्या है, अलग अलग यूनिट और अलग अलग स्टेशन इसके अंदर। 7 अलग अलग कमान है। कौन कौन सी कमान है 7 हमारी? ये 7 कमान है, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल और ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड। कुल 7 कमांड है। इसका मतलब क्या? पूर्वी शाखा, दक्षिणी शाखा, दक्षिण पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा, मध्य शाखा, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण शाखा, और मेंटेनेंस यानी रख रखाव शाखा। ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है, आप थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर 7 कमान है किसकी? इंडियन एयरफोर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच मूवी इज अनाउंस्ड विच मूवी इज अनाउंस्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू दी ऑस्कर अवार्ड 2025, यानी 2025 में, 2025 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये मूवी है किरण राव की, इसका नाम है लापता लेडीज। ठीक है, आट्टम है, ये मलयालम या तमिल मूवी है, एक कल की मूवी है, और महाराजा। इस प्रकार से कुल 29 मूवी है, 29 मूवीज को डिफीट करते हुए भारत की ओर से एक नॉमिनेशन किया गया है, वो है हमारा लापता लेडीज। यही मूवी आपको ध्यान रखनी है। फिल्म मेकर कौन है? किरण राव है, जिन्होंने बनाई है लापता लेडीज, और इसे चुना गया है फॉर दी बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी नॉमिनेशन इन दी ऑस्कर 2025 बाय द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी भारतीय फिल्म संघ है, उसके द्वारा 13 सदस्यीय कमेटी है, जिसके अध्यक्ष थे असम के निदेशक जहानू बरुआ, और उनके द्वारा इसका नॉमिनेशन करने का डिसीजन लिया गया है बाय ए 13 मेंबर कमेटी अंडर दी असमीज डायरेक्टर जानू बरुआ। अब इसके अंदर क्या, लापता लेडीज के अंदर क्या है, जो पेट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक जो हमारे समाज की व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं कटाक्ष है, उसको एक दिखाने का, पोर्ट्रे करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि लापता लेडीज मूवी है, किस पर बनी हुई, तो विप्लव गोस्वामी की किताब है, एक कहानी है, उस पर आधारित मूवी है ये। और इसमें स्क्रीन पे यानी पटकथा और डायलॉग जो है, वो संवाद किसने लिखा है? स्नेहा देसाई ने लिखा है। ये इसलिए हम इसको इतना इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज भारत की ओर से मूवी गई है। और ध्यान रखिएगा, आमिर खान प्रोडक्शन है उसके अंदर ही, दूसरी नहीं, उससे पहले मूवी जा चुकी है, जैसे लगान मूवी गई थी, और उसके उसके बाद रंग दे बसंती मूवी, कुछ मूवी ऐसी हैं जो ऑलरेडी नॉमिनेट की जा चुकी हैं भारत की ओर से फॉर दी ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन, यानी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व राइनो दिवस या विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम हर साल 22 सितंबर, जो कि ऑप्शन आपको दिखता है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, 3 सितंबर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, नेशनल इंजीनियर्स डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी इंडिया सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हु बिल्ड कृष्णराज सागर डैम ऑन विच रिवर कावेरी। अच्छा, आपके लिए काम की बात क्या है, ऐसा देखिए, हम हर वर्ष जो विश्व राइनो दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड राइनो डे मनाते हैं, अब
जब कभी हम किसी प्रकार का विशेष दिवस का आयोजन करते हैं, चाहे वो विश्व का हो, वैश्विक स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसका एकमात्र एजेंडा होता है कि उस विषय के बारे में जागरूकता लाएं, और यदि किसी जीव के या पर्यावरण के संबंध में, तो उसका संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करें। ये सारी बात इसकी है। अब इसकी थीम क्या है इस साल की? इसकी थीम है कीप द फाइव अलाइव। फाइव अलाइव का मतलब क्या है? जो 5 है इन्हें जीवित रखिए। इसका मतलब क्या है? गैंडे की कुल 5 प्रजाति है, उन्हें हमें जीवित बचाए रखना है। ये इतनी सारी बात बोली गई है। which emphasizes the importance of protecting the 5 rhino species, यानी गैंडे की कुल 5 प्रजाति हैं, उनकी सुरक्षा और उनका संरक्षण करने की बात इस थीम के तहत की जाती है। पहली बार जो है ये कब मनाया गया? इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2011। 2011 के अंदर से शुरुआत होती है। कुल जो 5 प्रजातियां हैं राइनो की, उसमें से प्रमुख कौन कौन सी हैं देखिए। एक तो व्हाइट यानी श्वेत, दूसरी ब्लैक यानी श्याम या काली कह सकते हो, तीसरा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ये मुख्यतः भारत के अंदर मिलता है। कहां पर मिलता है? भारत में 5 प्रजातियों में से सिर्फ एक मिलती है, वन हॉर्न राइनो। इसका फोटो मांगे देख लेंगे, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। एक मिलती है इंडोनेशिया के अंदर, जावा और सुमात्रा राइनो। 5 प्रजातियां हैं, व्हाइट, ब्लैक, जावा, सुमात्रा और वन हॉर्न, जिसे बोलते हैं ग्रेट वन हॉर्न राइनो। ठीक है। अब जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, WWF, इसका मानना है कि जो राइनो की यानी गैंडे की जो प्रजातियां हैं, इनकी नंबर, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ऐसा बताया गया है कि ब्लैक राइनो, जावन राइनो जो जावा द्वीप के अंदर है, सुमात्रा द्वीप के अंदर है, वहां रहते हैं, उन्हें कहा गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी इनके ऊपर संकट काफी अधिक बढ़ा है और कहीं ना कहीं धीरे नियर थ्रेटेंड या नियर एक्सटिंक्ट होने की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमें इनकी संख्या बढ़ानी है, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर पाए। भारत में मुख्य रूप से कौन सी मिलती है? हम पढ़ चुके हैं, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो मिलती है मेनली इंडियन राइनो, जिसे बोलते हैं भारतीय गैंडा, इंडियन राइनो कहते हैं। अच्छा, एक हमारे पास संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें कहा गया है 2023 की रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ राइनो। यस, ये रही, यानी गैंडे की अवस्था या राइनो की अवस्था, रिपोर्ट 2023। इसके अंदर क्या बताया गया कि एशिया और अफ्रीका, यानी एशिया और अफ्रीका के अंदर जो है 5 हमारे गैंडे की अलग अलग प्रजातियां हैं, उन पर कहीं ना कहीं संकट बना हुआ है। देखिए, हम बात कर रहे थे 5 प्रजातियों की, 5 प्रजातियां आपके सामने है, व्हाइट राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। तो सबसे अधिक अगर हम सेफ की बात करें, सबसे क्रिटिकल कौन है? तो देखिए, नियर थ्रेटन, यानी बिल्कुल संकट के आसपास है कि ये खत्म होने वाली प्रजाति कौन सी? व्हाइट राइनो। ठीक है। नेक्स्ट है जो भारत के अंदर मिलता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। इनकी संख्या लगभग 3600 बता रहे हैं, ये लगभग 4100 के आसपास है, 4104 अराउंड, रफली इतना ही इसके नंबर है। और मेजरली भारत के अंदर मिलते हैं असम के अंदर, और असम में मोस्टली है काजीरंगा के आसपास, 2600 के आसपास वहीं मिलते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ठीक, इस प्रकार का गेंडा है जिसमें कि एक निकला हुआ भाग इसका, ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। बाकी जो हमारे ब्लैक राइनो, जावन, सुमात्रा हम पढ़ चुके, ये क्या है? ये हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनकी संख्या आप देखिए ऑलमोस्ट 74 स्टेबल हो गई है, इनकी 80 से 80 से भी कम है। ये लगभग 18,000 है, बट इनकी संख्या धीरे बहुत स्पीडली कम हो रही है। ठीक है। अब ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक है। ये सिंग लगा होता है, ये सिंग ही है इसके अंदर। जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये मेजरली घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास खाते हैं। अगर मान लो घास की मात्रा कम हो जाए तो पानी में जाते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं, और पानी के जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको खाने को, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल एक्वेटिक प्लांट को खाना शुरू करते हैं। मेजरली कहाँ मिलते हैं भारत के अंदर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलते हैं, मेनली नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के अंदर। भारत में मेनली मिलते हैं असम के अंदर, असम, यूपी और पश्चिम बंगाल के अंदर। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर कहाँ कहाँ मिलते हैं? इन इंडिया इट इज फाउंड मेजरली इन द स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एज वेल एज उत्तर प्रदेश, एंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर मिलते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और भारत के अंदर। मेजरली भारत में कहाँ मिलेंगे? इट इज फाउंड इन दी स्टेट ऑफ असम, विच इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से होते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर किसी भी जीव को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए बाय द गवर्नमेंट। तो असम के अंदर कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग नेशनल पार्क है, और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिकनाजार नेशनल पार्क और पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, ये जो है ना, सिकनाजार और पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में इंक्लूड की गई, पहले इसमें राइनो के बारे में नहीं था। ठीक है। सेकेंड है वेस्ट बंगाल के अंदर जलदापरा और गोरुमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पर इनका संरक्षण किया जा रहा है। और तीसरा बचता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से गैंडे पाए जाते हैं। अब प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर की बात करें, IUCN के अंदर पढ़ा वल्नरेबल है, यानी
असुरक्षित श्रेणी के अंदर आते हैं, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर है, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर भी ये देखे जाते हैं। ये उनके लिए काम का है जो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए, स्टेट बेसिस के लिए काम, स्टेट बेसिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम का। अदरवाइज जो वनडे एग्जाम्स आपके जिसमें कि सिर्फ एक पेपर होता है, उनके लिए इतना ठीक है भारत के अंदर कौन सी प्रजाति मिलती है, कुल कितनी प्रजातियां हैं, और नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं जो कि इसे सिक्योर कर रहे हैं, इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिया ने क्या एफर्ट किया, हमने की देखिए क्या किया है, हमने किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये कब किया हमने, 2019 के अंदर, यानी एशियन गेंडे को बचाने के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र हमने जारी किया, जिसका उद्देश्य क्या है, 5 देश हैं, भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर यानी गेंडे की प्रजातियों को सुरक्षित करना, ये है इसका लक्ष्य हमारा दिल्ली घोषणा पत्र का, जो अडॉप्ट किया है इन द ईयर 2019। हम चाह रहे हैं डीएनए की प्रोफाइलिंग करें, प्रोफाइलिंग करने से होगा हमें आइडिया लग जाएगा कौन कौन से गेंडे मिलते हैं और उनकी संख्या कितनी ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है नहीं हो रही। नेक्स्ट है नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ये हमने अडॉप्ट की 2019 के अंदर, यानी गेंडे के प्रति, गेंडों को बचाने के लिए उनके लिए संरक्षण की रणनीति बनाई हमने, और ये बनाई 2019 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन राइनो विजन 2020। देखिए 2005 के अंदर गवर्नमेंट को लगा कि अगर हमें गेंडों की सुरक्षा करनी है तो हमें कैसे रणनीति लानी होगी, विजन देखना होगा, तो ऐसा पाया गया, ऐसा मतलब ऐसा लक्ष्य सेट किया गया कि 2020 तक असम के अंदर जो है 3000 से अधिक गेंडे हमारे पास होने चाहिए, बिल्कुल उनकी संख्या कितनी हो, एटलीस्ट 3000, और असम के अंदर हुआ, और वाकई में अचीवमेंट है हमारे लिए कि कुल भारत में 4100 के आसपास हमें राइनो दिखते हैं, और उसमें से भी मोर देन 2600 हमें कहाँ मिलते हैं, असम के अंदर। तो कितना बड़ा अचीवमेंट है कि हमारा ऑल टुगेदर हम टारगेट को अचीव करने की दिशा में बहुत करीब है। तो शोकेस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दामोदर रिवर इज नॉट करेक्ट। देखिए अच्छा सवाल है, हुआ क्या हाल ही में, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हैं, उनके द्वारा क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग को एक रिक्वेस्ट की गई है कि बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से, जो दामोदर प्रोजेक्ट है, दामोदर रिवर प्रोजेक्ट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसके द्वारा अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ गई है, ये सारा इशू है। तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन दो बॉडी है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, आप नाम से पता लगा सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का काम क्या होता है, सतही जल हमारा जो सरफेस वाटर है उसके बारे में सरकार को एडवाइजरी देना, उन्हें एडवाइज करना है, सलाहकारी कार्य करना, किसका काम है, सेंट्रल वाटर कमीशन का। वही हम बात करें जो भूमिगत जल हमारा अंडरग्राउंड वाटर, उसके लिए कौन सी संस्था काम करती है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सीजीडब्ल्यू, जो सीजीडब्ल्यूबी है, ये काम करता है फॉर द अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इतनी सी बात है। तो हमारे लिए देखो ये संस्थाएं जितनी इंपॉर्टेंट है उससे अधिक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दामोदर रिवर। ठीक है, इसलिए सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए जिस प्रकार से हम एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन बनाकर लगे आ रहे हैं, तो प्लीज आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना पॉसिबल हो कमेंट में कोई सुझाव हो आपके, प्लीज उसे मेंशन करने का प्रयास करें, जो आपसे सवाल पूछे जाएं उनका एटलीस्ट आप आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इन दी कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें बताना आपको कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है द दामोदर रिवर राइजेस इन द पलामू हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, यानी दामोदर नदी है जो पलामू छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से निकलती उद्गम होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड, इट पासेस थ्रू 3 स्टेट ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यानी भारत के 3 राज्य उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट पश्चिम बंगाल से निकलती, गलत है, 2 ही राज्य हैं, ओडिशा नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल, दो ही राज्य हैं इसके अंदर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है द बराकार रिवर इज द इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, बराकार नदी इसकी मुख्य सहायक नदी, बिल्कुल सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। फोर्थ है ड्यू टू द devastating floods caused by the Damodar river and its tributary it is known as the Soar of Bengal, यानी क्या इसका मतलब क्या है कि दामोदर नदी और दामोदर और इसकी सहायक नदियों के द्वारा विनाशकारी बाढ़ हर प्रतिवर्ष आती पश्चिम बंगाल में, इसीलिए बोलते हैं इसको बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दामोदर रिवर कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के पलामू हिल से निकलती है, झारखंड से। ठीक है, ये बात है, और ये बहती है 2 स्टेट से, कौन कौन से, झारखंड और पश्चिम बंगाल से, ये हम बात कर चुके हैं, ये रिवर है आपके लिए। ठीक है ना, ये रही दामोदर रिवर, यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये ऑल्टो जा रही है, जाके कहाँ मिलती है, हुगली रिवर से। किससे मिलती है, हुगली रिवर से मिल जाएगी। कुछ डैम बने तो देखने वाले हैं इसके ऊपर, कौन कौन सी, बराकार देखिए सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर रिवर की। ठीक है ना, हम बात करें थोड़ी सी रिवर के बारे में। दामोदर occupies the eastern margin of the छोटा नागपुर प्लेट्यू, it flows through the rift valley, यानी एक भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती है और हुगली नदी से जाकर मिल जाती है।
अब इसकी बराकार हमने पढ़ा, बराकार सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसकी। और इसी प्रतिवर्ष क्या होता है, हर बार विनाशकारी बाढ़ आता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए बोलते हैं बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। अब हम बात करें एक संस्था की जिसका नाम है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम। ये इसकी स्थापना होती है 1948 के अंदर। देखिए आजाद भारत के अंदर यानी स्वतंत्र भारत के अंदर इस प्रकार की नदी घाटी परियोजना की बात करें तो पहली कौन सी थी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना होती है इन ईयर 1948। ठीक है, जिसका जिसका क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी होगा, विद्युत का उत्पादन होगा, सिंचाई भी होगी और पेयजल भी, तीनों काम होंगे इससे। किससे, दामोदर घाटी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। अब ये जो है ना दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये करता है इस दामोदर घाटी और सहायक नदियों के बेसिन के अंदर क्या करता है, पावर स्टेशन यानी जो हमारे विद्युत संयंत्र है इनको ऑपरेट भी करता है इन दी वेस्ट बंगाल एज वेल एज झारखंड। ठीक है, यहाँ पर कुछ 4 डैम बनाए गए। तो पहला है तिलैया डैम। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो देखिए आप, अगर डैम की बात करें तो ये है तिलैया डैम, ये है कोन्नार डैम, ये तिलैया है, कोनार डैम है, फिर है मैथोन डैम, और अंतिम है पंचेत डैम। 4 डैम बने हुए इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस दामोदर रिवर के ऊपर, दामोदर और उसके सहायक नदियों के ऊपर। क्लियर। तो तिलैया डैम जो कहाँ बना है, बराका नदी बना हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तिलैया डैम कहाँ पर है, बराका रिवर पे है, ये रहा। और यहाँ पर कोनार डैम और ये है देमुघाट डैम। नेक्स्ट है, और कहाँ पर ये, झारखंड के कोडरमा जिले के अंदर है। एक कोनार डैम, कोनार डैम का बना हुआ है तो कोनार नदी के ऊपर है। तो ये जो आपको नदी दिख रही है यहाँ पर, ये जो रिवर दिख रही है ना आपको, ये कोनार डैम है, ये कोनार रिवर जा रही है, कोनार डैम बना हुआ है। तिलैया डैम का बना बराका रिवर के ऊपर, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आपके लिए है मैथोन डैम, ये कहाँ बना हुआ है, इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ बराकार एज वेल एज दामोदर रिवर, यानी बराकार और दामोदर नदी जहाँ मिलती है वहां पर ये इसके संगम पर बना हुआ है। तो अगर हम टू बी एक्जेक्टली बात करें तो ये रहा हमारा मैथोन बांध, कहाँ पर है, ये आ रही बराकार रिवर, ये आ रही है, सॉरी ये आ रही है दामोदर रिवर, ये आ रही बराकार, और ये इसके संगम के पहले बना हुआ है मैथोन डैम। पंचेत डैम का बना हुआ है, तो ये बना हुआ है दामोदर रिवर के ऊपर। ठीक है, पंचेत डैम बना हुआ है, तो मैथोन डैम के दक्षिण के अंदर है। अब आपके लिए आज की न्यूज जो महत्वपूर्ण न्यूज है भारत की है, पहले तो कि भारत ने क्या किया है क्वाड समिट के दौरान, सॉरी सॉरी उससे पहले आ रही कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। क्या हुआ, देखिए एक संस्था जिसका नाम है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, इंडियन कैंसर जीनोम एटलस फाउंडेशन के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत का हम पहला करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर पोर्टल बनाएंगे। जिसका मतलब क्या होगा कि भारत में जो भी कैंसर पेशेंट है उनकी ओपन रजिस्ट्री बनेगी, जो भी व्यक्ति जाके देख सकता है। इससे क्या एडवांटेज होगा, हमारे पास डीएनए आरएनए होंगे, उनकी स्टेटिस्टिक्स होगी सारी, तो क्या कर पाएंगे, अच्छे से पॉलिसी फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है ना। और मेनली क्या होगा, ये इंडियन कैंसर पेशेंट, भारत के जो कैंसर मरीज हैं उनके बारे में सारी जानकारी होगी। इट विल बी ए मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। मल्टी मतलब क्या है, इसके अलग अलग पर्पस पूरे किए जाएंगे। मेनली क्या होगा, जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, यानी ऐसी महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट में कैंसर होता है उनका डेटा भी इसमें लिया जाएगा, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन प्रोफाइल ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स अलोंगसाइड देयर क्लिनिकल आउटकम्स। यानी मतलब क्या कि इलाज के दौरान जो जो भी उनके आउटकम आए, तो उन पर दवाइयों का ट्रीटमेंट दिया गया, क्या उतना यूजफुल था, कितना उसका रिजल्ट आया, वो सारी बात की जाएगी। अच्छा, अब हमारे लिए काम की बात यहाँ से की टेक अवेज फ्रॉम दी मोदी बाइडेन मीटिंग। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाइडेन से मीटिंग की है, जो बाइडेन से, और उस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या आउटकम आते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो भारत की ओर से क्या कहा गया है, हम चाहते हैं कि भारत के अंदर सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट लगाया जाए। हम जानते हैं मोबाइल फोन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर, कार में, सब में क्या आता है, सेमी कंडक्टर चिप आती है। और अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेंगे और भारत से एक्सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का जो ग्लोबल स्टेचर है वो बढ़ने वाला है। इसीलिए भारत की ओर से ये प्लान किया गया है। हम चाहते हैं इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर चिप हम कहाँ बनाए, भारत के अंदर। और उसके लिए 3 कंपनीज ने टाई अप किया है, एक तो भारत सेमी, थर्ड आईटेक और यूएस स्पेस फोर्स। ध्यान रखिएगा, यूएस की स्पेस फोर्स है, इसके द्वारा पहली बार किसी देश के साथ पार्टनरशिप की गई है फॉर दी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एक होगा जीएफ कोलकाता पावर सेंटर का स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, जो जिसका बेसिक उद्देश्य क्या होगा, जो चिप डिजाइन करते हैं, चिप फैब्रिकेशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की ओर से इसरो और अमेरिका की ओर से नासा ये करने वाले हैं पहला साइंटिफिक रिसर्च ऑन बोर्ड, यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
इस पर 2025 के अंदर जो है भारत की ओर से इसरो और नासा क्या करने वाले हैं, वहां पर रिसर्च करने वाले हैं। ठीक है, कहां पर, आईएसएस के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, भारत क्या करने वाला है, 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B यानी 16 तो करने वाले हैं, स्काई गार्जियन 15 करने वाले हैं, सी गार्जियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं, यानी हम खरीदेंगे एयरक्राफ्ट। कौन कौन से, जैसे बोला गया है जनरल एटॉमिक्स MQ-9B, ये हम खरीदेंगे यूएस से, और इसी पर आगे बातचीत बढ़ाई गई है। ठीक है, एक हमने किया है क्रिटिकल मिनरल्स मेमोरेंडम, यानी हमने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है ऑन दी क्रिटिकल, और जो महत्वपूर्ण हमारे खनिज होते हैं उसके ऊपर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिससे क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर हम जो है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर कर पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का मल्टीपल यूज है, बैटरी के अंदर भी है, अलग अलग पर्पज है उसका लिथियम का। तो हम चाहते हैं कि जो रिसोर्स, जो ऐसे खनिज भारत के अंदर नहीं मिलते हैं, वो कहां से करें, यूएस से एक्सपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें। ठीक है, एक हमने किया है यूएस इंडिया ग्लोबल डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि एशिया और अफ्रीका के अंदर अगर हमें डिजिटल क्षेत्र में काम करना है तो उसे हमें बड़ी मात्रा में फंड चाहिए, तकनीक चाहिए। तो भारत ने यूएस के साथ कहा, यूएस को बोला है हम चाहते हैं वैश्विक स्तर पर जो डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इसको बूस्ट करने के लिए दोनों देश आगे आए हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज होगी, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दिए जाएंगे फॉर दी इमर्जिंग कंपनीज इन दी एशिया एज वेल एज अफ्रीका रीजन। ठीक है, यूएस इंडिया ने साइन किया है ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर दी 21st सेंचुरी। हम जानते हैं कि नशाखोरी बहुत बढ़ गई देश के अंदर, इसे दूर करना है, हमारे पास अलग अलग टूल्स, अलग अलग मेजर्स, अलग अलग पॉलिसी होनी चाहिए, और उनमें होना चाहिए कोहेरेंस और कोलैबोरेशन। तो इसीलिए हम चाहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिकिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रैकिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग, इसको रोकना, और इलिसिट यानी अवैध अवैध जो व्यापार होता है इसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा अंडर दी यूएस इंडिया ड्रग फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है, और इस साल क्या होगा, देखिए साइबर क्षेत्र के अंदर साइबर कोऑपरेशन के लिए 2024 के नवंबर में हम द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय सम्मेलन भी करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट न्यूज है ध्रुवी पटेल। यदि आपको पता हो तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, कुछ देर पहले ही पढ़ा है, एक ब्यूटी पेजेंट जिसके अंदर मिस यूनिवर्स कौन बनी है, वो बनी है मिस यूनिवर्स ग्लोब बनी है, ग्लोबल बनी है रिया सिंघा, गुजरात की। और ऐसी न्यूज निकल कर आ रही, ध्रुवी पटेल जो है ये बनी, ये भी गुजरात से आती है, ही बिकेम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, ये गुजरात से आने वाली है, और ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 खिताब इन्होंने जीता है। अच्छा, आपके लिए आज 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए एक पक्षी जिसका नाम है अमुर फाल्कन, वो क्या करता है अमुर फाल्कन, ये न्यूज वहीं से निकल कर आई है आपके लिए। अमुर फाल्कन पक्षी है जो ऑल टुगेदर ट्रेवल करता है ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 20,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कहां से कहां तक, तो साइबेरिया से ये जाता है ऑलमोस्ट अफ्रीका जाता है, कहां जाता है, अफ्रीका तक। अब इस दौरान क्या होता है, भारत के अंदर आता है, ये भारत में एक स्टेट के अंदर आके रुकता है ये, और उसी को बोलते हैं फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना भारत का कौन सा राज्य जिसे कहते हैं फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो आपको सारा ऑलमोस्ट बता दिया है, इसका आंसर करीब करीब पहुंच सकते हो आप, कि अगर रशिया से कोई आएगा पक्षी, रशिया से आएगा, उत्तरी भारत से होते हुए ऐसे जाएगा, उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी भारत से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। तो आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, है तो राज्य उत्तरी भारत का कौन सा, आप थोड़ा इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फैक्ट चेक यूनिट। ये आपको बताना है कि फैक्ट चेक यूनिट हाल ही में न्यूज में क्यों है, इसके रहने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, महाराष्ट्र या मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, और उसमें कहा गया है कि फैक्ट चेक यूनिट जो है, जिसमें कि को बनाया गया है बाय दी आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2023 में क्या हुआ कि 2021 के पास किए गए आईटी रूल्स से उनमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और बनाया गया फैक्ट चेक यूनिट। तो आपको बताना है ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, कंटेक्स्ट मैंने आपको दे दिया है, अब इसका आंसर आप पता कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम, यानी एक मेरीटाइम सिंपोजियम ये सम्मेलन हुआ है, आपको बताना है गोवा के अंदर कब हुआ है, कौन सा एडिशन इसका, इसका एडिशन कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, कौन सा बताइएगा। ठीक है,
अच्छा, एक न्यूज निकल कर आती है, वो ये है, अच्छा ये हमने कर ली डिस्कस ऑलरेडी हमारा मुंबई हाई कोर्ट के बारे में। तो देखिए आज का लेक्चर, आज का जो हमारा सेशन है, लेक्चर है, ये यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम जो मेहनत कर रही है उसको आप रिवॉर्ड करिए, लेक्चर को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है। कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और वी विल ट्राई टू कवर दोज एस्पेक्ट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। और मिलते हैं अगली क्लास में कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।